नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ स्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरान। देश में कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर अभी चर्चा की जरूरत है, चाहे प्रधानमंत्री चीन जा रहे हों, चाहे देश में आर्थिक संकट की स्थिति हो, ट्रंप के बारे में भी कुछ खबरें आई हैं और साथ ही नौकरियों का संकट कितना बड़ा है। कई अहम मसले हैं जिन पर कई सवालात खड़े हो रहे हैं और उन्हीं सवालों के जवाब जानने के लिए आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं देश के जाने माने पत्रकार गिरीश जोशी साहब। सर, आपका स्वागत है गिरीश जोशी साहब। धन्यवाद सर। गिरीश जोशी जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, देश भर में काम कर चुके हैं और बहुत अलग अलग मुद्दों पर अपनी राय रखते हैं। हर टेलीविजन चैनल, यूट्यूब चैनल्स पर आप इनको देखते रहते होंगे। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है एक बार फिर से। सर, ये ट्रंप के बारे में कुछ नई खबर लेके आ गए, आप तो कह रहे हैं कि वो भी चंदा चोर बोल रहे हैं उनको। वॉशिंगटन में एक ग्रुप है, जैसे अपने एडीआर है यहाँ पे। हाँ वो CREWS क्रूज, उसका फुल फॉर्म है सिटीजन्स फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड एथिक्स इन वॉशिंगटन। इन लोगों ने इससे हिसाब पूछ लिया कि ये गया था सब जगह चंदा मांगने। तो आप देखिए, ये कतर से लेके आया $4.4 बिलियन डॉलर्स। 5.5 मिलियन लेके आया ये चाइना से, कि चाइना की एक बैंक से भी इसने पैसे लिए। 26.70 लाख सऊदी अरेबिया से लिए और कुवैत से भी लिए हैं। अब उसमें से इसने जो सऊदी अरेबिया से पैसे आए थे वो इसने अपनी अपनी DC की होटल में डाल दिए। तो वो जो चंदा आया था गवर्नमेंट के लिए जी, और दूसरों से प्रॉमिस करके आया, ये सबको बोल रहा है 500 बिलियन का धंधा करो। हम पे भी टैरिफ का जो कंडीशन है कि 500 बिलियन की हम प्रॉमिस करेंगे तो वो टैरिफ हटाएगा। अब हम कर रहे 100 से ऊपर जा नहीं रहे हैं, उसको सीधे आप उसको डबल करना, 5 गुना करना चाहते हो, जो पता है कि हमारी हैसियत नहीं है। तो ये जो चंदा उठा के ले आया, तो वहां पे एक नया अभियान शुरू हो गया कि भाई ये भी चंदा चोर है, इसने भी चंदा उठाया गवर्नमेंट के नाम से और ये डाल रहा है अपने धंधों में, क्योंकि इसने पाकिस्तान में बिटकॉइन भी अपने खानदान से चालू करवाया। तो ये इसका जो ये खड़ा हो रहा है, उसके अंदर काफी कुछ निकल के चीजें बाहर आ रही हैं कि आप एक कैपिटलिस्ट कंट्री हो, जो आपको उसको सबको समझा रहे थे कि भाई बड़े लोग कमाएंगे और देश को चलाएंगे, उस पे हम तो चल पड़े। लेकिन ये सडनली एक रिवर्स पोजीशन में आ गया है कि इसने जो पैसा उठाया, इसमें इसने 2 कंपनियां, इनकी जो सबसे बड़ी कमान, इसका जो कमाऊ कंपनियां हैं, इंटेल और एनवीडिया, इसमें इसने 15% शेयर ले लिया गवर्नमेंट का। तो ये अभी PSUs की तरफ जा रहा है, ये देख के, क्योंकि उसने इंडिया की पोजीशन देखी हमारी स्ट्रांग तब तक थी जब तक हमारे नवरत्न बहुत कमाते थे, नवरत्न के सामने कंपटीशन नहीं थी। इसको समझ में आया कि तुमने जैसे ही मोनोपोलाइज करा और सब कंपनियों को करोड़पति होने दिया, तुम्हारा कुछ स्टेक नहीं रहा, तो ये रिवर्स में आ रहा है अभी। तो ये अपने आप को खुल के कम्युनिस्ट नहीं बता रहा है, लेकिन ये चाइना के तर्ज पर ये कम्युनिस्ट रेजिम को वहां पे घुसेड़ने की कोशिश कर रहा है, ये उस पर अभी इल्जाम लग रहे हैं। तो दिस इज न्यू। अभी उसको आप देखिए, इन्होंने भी खुल के नहीं बताया, हम भी चिल्ला रहे हैं। इसने अपनी कंपनीज को रिलैक्सेशन दे दिया। अभी आईफोन पे वहां पे एडिशनल ड्यूटी या पेनल्टी नहीं लगेगी, क्योंकि 70% आईफोन एप्पल के वहां बन के अमेरिका में जा रहे हैं, तो उसको वो एग्जाम्प्ट कर रहा है। फार्मास्यूटिकल में इसके पास और कोई अल्टरनेट मार्केट है नहीं, चाइना इसको देगा नहीं। अफ्रीका से प्रोडक्शन इतना सफिशिएंट नहीं है कि वो अपना ही करेंगे आपको। अफ्रीका भी उनसे अभी तो आप सब पूरे वेस्टर्न से नेगेटिव चल रहे हैं। तो अब बचा इंडिया, तो धीरे से वो फार्मा को भी सोच रहा है कि वो एग्जाम्पशन और पेनल्टी में से निकाल दे। तो ये जो इसका रवैया है डोलमोल, लेकिन वो खुल के अपनी गलती नहीं मानना चाहता है, तो उसमें वो करेक्शंस कर रहा है। अभी कॉटन पे आप बात करें तो आप देखिए कि उसको फार्मर्स से तो दुश्मनी है, और हम भी उसी पे रास्ते पे चल पड़े थे। हमने 3 कानून बनाए अपने कॉर्पोरेट दोस्तों को फायदा कराने के लिए, लेकिन किसान शायद ज्यादा होशियार निकले, वो फ्यूचर प्रेडिक्ट कर लिया, तो उन्होंने बोला ये नहीं होगा। अभी तुम कॉटन पे 0 ड्यूटी कर रहे हो, तो तुम्हारा मेजर एक्सपोर्ट जो है वो तो टेक्सटाइल्स का और रेडीमेड गारमेंट्स का है, उसी पे कमा रहे हो। लेकिन उसमें क्योंकि बड़े प्लेयर हैं, तो आप किसानों की परवाह नहीं करोगे, क्योंकि मध्य प्रदेश और गुजरात ही सबसे ज्यादा कॉटन सप्लाई करते हैं, तो उसमें तो तुम्हारे भगत लोग बैठे कुछ नहीं बोलेंगे। लेकिन अब किसान बोलने लगे हैं कि उनको नुकसान होगा, और अभी अगर वो कॉटन में नहीं कमा रहे हैं तो वो शायद अगली सीजन में 4-5 साल में कॉटन उगाना बंद कर देंगे। तो ये आर्टिफिशियल शॉर्टेज भी क्रिएट करना चाहते हैं कि फिर आप बोलोगे नहीं भाई नहीं था, तो टेक्सटाइल वाले चिल्लाएंगे कि हमको दे दो, तो बोलेंगे हमने आपके लिए 0 ड्यूटी कर दिया। तो प्रॉफिट रेडीमेड गारमेंट्स का और टेक्सटाइल का कैसे बढ़े, ये इनका इरादा है। किसानों को पैसा मिले या नहीं मिले, इनसे इनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये कॉटन इस पर कॉटन पर अपन आते हैं गिरीश भाई। आपने जो बड़ी बात बताई ट्रंप वाली, ये ट्रंप वाला मुद्दा तो कहीं आपने सुना हुआ लग रहा है क्या, कहीं और देश में भी इस तरह की घटना घटी हो?
नहीं, अमेरिका अभी के ये अलावा जैसे इस तरह की आवाजें और भी कई सुनने को मिल रही है क्या इंडिया में कहीं? नहीं, इंडिया से तो अभी उसने तो कंडीशन डाली थी। कहीं कहीं वोट चोरी, कहीं चंदा चोरी, इस तरह के कई जगह सुनने आ रहा है। हाँ, वो वोट, वही तो मैं बोल रहा हूँ, वोट चोरी यहाँ पे हो रही है, वहां पे चंदा चोर, वहां पे उसको भी एस्टैब्लिश कर दिया गया। अब वोट चोरी का मामला तो एस्टैब्लिश ऑन पेपर हो गया है, लेकिन दिक्कत यह है कि जब तक एजेंसीज आपके साथ नहीं है तो आपकी सुनवाई कौन करेगा। हम लोगों ने पास्ट में चीफ जस्टिस तक को देख दिया कि उन्होंने जो सबसे बड़ी एजेंसी है जो कॉन्स्टिट्यूशन को बचा सकती है, उसी को उन्होंने पंगा कर दिया। तो अभी आप न्याय मांगने जाओगे कहां? आप ये देखिए कि हम किस तरफ इंडिया को लेके जा रहे हैं ना, क्योंकि आप बॉम्बे की पोजीशन देखिए, तो वहां पे जब कानून फेल होने लगा तो अंडरवर्ल्ड पैदा हो गया। तो आप क्या पूरे हिंदुस्तान में अंडरवर्ल्ड क्रिएट करके पब्लिक फिर न्याय मांगने वहां जाएगी? और यूपी बिहार की पोजीशन हमने देखी है। तो दिस इज रॉन्ग। एस्टैब्लिश तो आप हो गए हो, पब्लिक भी मान रही है, लेकिन जब तक एजेंसियां मान के उस पर करेक्टिव एक्शन नहीं लेंगी तो आप न्याय मांगने कहां जाओगे? बिल्कुल। ये अमेरिका वाली बात पे आखिरी सवाल गिरीश भाई, ये वहां पर जो ये मसला उठा है तो ये किस लेवल पे उठ गया है? क्या ये संसद में उठा है या कोर्ट तक जा रहा है या जनता के बीच से आवाज आ रही है? किस लेवल का ये एक्यूजिशन है ट्रम्प के ऊपर? नहीं, अभी रिपब्लिकन्स या डेमोक्रेट्स में जो भी उसमें असंतुष्ट होगा वो बात करेगा, क्योंकि वहां पे तो खुल के सब बोल ही रहे हैं। इसकी पॉलिसी का डेमोक्रेट्स तो बिल्कुल विरोध कर ही रहे हैं ना। तो वो जैसे उनको समझ में आएगा, तो वहां ऐसा जरूरी नहीं है, वहां पे काउंटीज आर फ्री, वहां पे कोर्ट अपना कॉग्निजेंस ले सकते हैं। आप देखिए न्यूयॉर्क में उसको ऑब्जेक्शन क्या है, वो क्योंकि वो मुस्लिम है, और अभी वैसे भी ब्लैक एंड व्हाइट का वहां पे बड़ा डिस्क्रिमिनेशन शुरू हो गया है, तो तुम उसी को फांसी सिस्टम से चलाना चाह रहे हो। तो वहां पे भी न्यूयॉर्क का अगर वो ये है मेयर, वो बोल रहा था कि भाई मैं जो है वो ऐसी सिस्टम अडॉप्ट करना चाहता हूं कि भाई साहूकार लोग कमाएंगे और वो गरीबों को बांटेंगे। तो वो सिस्टम से अडॉप्ट करना चाह रहा है जो अमेरिकन पॉलिसी के अंदर फिट नहीं बैठता है, तो वो उसका दुश्मन हो गया। उसकी सिस्टम्स को वो अलवर कर रहा है कि मैं टैक्स बढ़ा दूंगा ताकि उनकी सिस्टम नहीं चढ़े। वो एजुकेशन फ्री और ये सब देखना चाहता है। तो यहाँ पर अभी वहां पे खुद कंट्रीज के अंदर ही डिस्प्यूट होता चला जा रहा है, क्योंकि अभी जैसे तुम रिलैक्सेशन देना तुमने शुरू कर दिया, अब कनाडा से भी तुम निगोशिएट कर रहे हो कि कुछ आइटमों में तुम हमको रिलैक्सेशन दे दो, हम तुमको दे देंगे, तो तुमने टैरिफ वॉर करी क्यों? और बहुत ही अच्छे एक स्पीकर ने बताया कि भाई उसका पहले इरादा ये था कि मैंने सारी वॉरें रुका दी तो मेरे को नोबेल प्राइज दे दो। इसमें नोबेल प्राइज में एक ही उसका सुर में सुर नहीं पुराने वाले हम थे। हमने तो बताया नहीं कि भाई इसको नोबेल प्राइज दे दो, ये रुकवाता है। तो इसने काफी कोशिशें करी, फिर चाइना को दबाने की कोशिश करी, चाइना नहीं दे रहा है। आप इसकी परिस्थिति देखिए क्या हो गया कि इसके जो सबसे श्रूड बिजनेसमैन जो थे, जो अमेरिका की इकोनॉमी 34 ट्रिलियन की जो कंपनी है तीनों, वो चुपचाप आके इंडिया में बैठ गई है। ब्लैक रॉक आया है, ब्लैकस्टोन आया है और एलन मस्क आया है। एलन मस्क आज की तारीख में चाइना से अपना प्रोडक्शन हटाने को तैयार नहीं है। वॉलमार्ट जिसका 85% माल चाइना में बन रहा है वो हटाने को तैयार नहीं है, क्यों? उसको पता है कि आपके पास अमेरिका में वर्कफोर्स ही नहीं है। जो $5 में काम चाइना में हो रहा है वो $15 में कोई भी करेगा नहीं। और अभी तुम अकेले पड़ते चले जा रहे हो क्योंकि तुमने सारी दुनिया से ही तो दुश्मनी कर ली। अभी तुम क्वाड के अंदर खींचना चाहते हो, वो थोड़ी बहुत कमजोरी जो इंडिया की लग रही थी, लेकिन इंडिया की पोजीशन इतनी ऑड हो गई कि अभी आप अमेरिका की तरफ जाते हो तो शायद पूरे एशिया खंड में ही आप अकेले पड़ जाओगे। तो हम भी उसका इंप्रूवमेंट कर रहे हैं। और अभी जैसे ये जा रहे हैं मोदी जी जापान वगैरह, क्योंकि आप सिंसियरली देखिए, हम लोग ने अपनी गलतियां यहां भी पकड़ाई गई। आपने बोल दिया एफडीए बहुत आ रहा है हिंदुस्तान में। अभी एफडीए के अंदर आप वैसे देखने जाओ तो कौन सी कंट्रीज से आपका ये आ रहा है ज्यादा? ओनली जापान और यूएसए। बाकी जो कंट्रीज का आप राउंड ट्रिपिंग का जो दिखा रहे हो उसमें कौन से कंट्रीज है? मॉरिशियस, सिंगापुर, नीदरलैंड्स, कैमन आइलैंड्स और साइप्रस। ये सारे आप ही के पैसे घूम फिर के आए, मतलब रियल एफडीआई आपके पास नहीं है। ये पिक्चर में क्लियर हो गया। तो अब आपके पास अमेरिका की इन्वेस्टमेंट की उम्मीद नहीं है, तो आप जापान जा रहे हो, जापान को कन्विंस कर रहे हो, लेकिन जापान का भी लास्ट 5 साल में इन्वेस्टमेंट प्राइवेट का आया है, जापानीज गवर्नमेंट का नहीं। तो वहां पे आप डैमेज कंट्रोल के लिए अभी आप जा रहे हो, वहां से क्या रिस्पॉन्स जापान का मिलता है? और फिर एससीओ में आप चाइना को कैसे रिस्पॉन्ड करना चाहोगे? क्योंकि आपने इकोनॉमिक्स फ्रंट पे ये बोल दिया कि हमने वोस्ट्रो अकाउंट खोल दिए, अभी जिसको जिस करेंसी में धंधा करना होगा हम चाइना से भी करेंगे, ईरान से भी करेंगे, दुबई से भी करेंगे। तो वो एक आपने होप दे के वहां गए हो, लेकिन मैसेज ऐसे हैं कि जो एक्सटर्नल अफेयर्स न्यूज बोल रहे थे कि वो शायद एक ही दिन वहां रहेंगे, वो विक्ट्री डे के लिए नहीं रुकेंगे 3 सितंबर का। तो ये बहुत बड़ा रॉन्ग मैसेज जाता है, या कैसा उसको पुतिन कवर अप करते हैं।
अभी मैसेज आया कि नहीं शायद पुतिन से उनकी मुलाकात भी होगी। तो ये डर का माहौल है या हम लोग कहीं से छटकने की कोई रास्ता हम ढूंढ रहे हैं, ये सब डिप्लोमेसी में आगे जाके हमको महंगा पड़ेगा। इसका रीजन है कि मैं आपको सिंपल सा बता दूं कि एससीओ के अंदर आप देखिए तो वहां पे सामने आपके क्वाड के अंदर कौन मेंबर्स हैं आपके? जर्मनी है, ऑस्ट्रेलिया है, इंडिया है और जापान है। अभी इसमें आपके साथ रहे कौन? एक जापानी रहा आपके पास। ऑस्ट्रेलिया धीरे से अभी जैसे पैलेस्टाइन के मुद्दे पे हट रहा है तो हो पाए कि शायद ऑस्ट्रेलिया इसके अंदर हमारे फेवर में आ सकता है। ये एक डिप्लोमेटिक मूव है। अब आरसीईपी में कौन कौन थे? ब्रूनी, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपाइन, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम, ये आसियान। इसमें हम मेंबर नहीं है। तो अभी अगर आप फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करते हो जी, तो आपने पहले से डिप्लोमेटिक किस एंगल से सोच के करा? जब ऐसे आप पैलेस्टाइन और इजराइल और यूक्रेन पे चुप रहे तो आपने ये आरसीईपी को क्यों आपने ज्वाइन नहीं किया? और नहीं किया तो फिर आपको उसको क्लियर करके बताना था। तो सिचुएशन और ऐसी हो गई कि हम अब इसमें से कहां रास्ता निकाल पाएंगे, ये बड़ा शायद 2-4 दिन के अंदर पिक्चर क्लियर हो जाएगा जी।